अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाओ? ज़्यादा टेंशन मत लेना, बहुत कुछ कहा, नाखून चबाते हैं नाखून चबाते हैं। देखो मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, मैं जिसके भी नाखून चबाता हूँ उसकी साइटिका की बीमारी दूर हो जाती है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो कवि सम्मेलन के बाद में मेरे से संपर्क कर सकता है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन पढ़ा मेरे पहले आर्यन एरावत जी ने बड़ा अच्छा सुरीला गीत आपके बीच में पढ़ा। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, मेरी इतनी सुरीली नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, कारण ये है कि उनके गले में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है और मेरे गले में भेरू महाराज। तो ज़्यादा लोड मत लेना। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे एक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि 10 कदम चल के थोड़ा सा आगे आ जाओ। जब हमारे देश में पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चों को लेकर नोएडा में आ सकती है तो आप 10 कदम भी नहीं आ सकते हो। अच्छा साहब प्रगति कर रहे हैं हम, कहीं से कहीं तक कोई ज़्यादा टेंशन वाला लोड वाला मामला नहीं है। और वैसे ही मेरे को इन्होंने खड़ा किया 10:30 पे, मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है। अच्छा ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। फिर भी नहीं, जब सब बजाएं तब बजाना, अपने को ऐसे नहीं बजाना। जरा एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाकर कुलदीप रंगीला को शुरू कर दें। बहुत अच्छे क्योंकि हम स्वर्गीय दुले सिंह सिकरवार जी के पुण्य स्मरण में यहाँ कवि सम्मेलन कर रहे हैं। मैं 4 पंक्ति पहले उस वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि पेड़ के साथ में जैसे हवाएं रहती है, पेड़ के साथ में बड़े कवि मंच पर बैठे आदरणीय दीदी हमारे बीच में मोबाइल में लगी हैं। ये कह रहे थे मोबाइल में ऐसा है वैसा है, ऐसी बात नहीं है साहब। इस समय देश के कवि कहते हैं कि मोबाइल में अगर 10:30 बजे फोन आता तो 2 ही लोगों का आता है, या तो उधार वालों का या जुगाड़ वालों का। बहुत अच्छे लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मरोगड़ों का भी इसी टाइम आता है। और इस समय जो फोन आता है ना, मैं सच बताता हूँ, आप बात नहीं कर सकते, केवल एक ही अक्षर का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। और वो कौन सा होता है? हाँ 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 हाँ, कोड वर्ड में बात होती है इस समय। अभी परसों के दिन में बिस्तर में सोया, कम्बल ओढ़ के, अचानक फोन आया तो मैं भी इसी प्रकार बात कर रहा। हाँ 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 हाँ। तो मेरी पत्नी उठी, बोले इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा बेन से। बोले 10:30 बजे कोई बेन से बात करने का समय है? मैंने कहा मेरी नहीं तेरी बेन से। तालियां कमजोर है। राजेश भैया प्रणाम करता हूं आपको। जितनी देर कुलदीप रंगीला आपके बीच में फूल मस्ती के मूड में आ जाना, क्योंकि अपन तो मालवा के आदमी हैं और मैं प्योर मालवा का, ये बनारस से आए हैं, दीदी हमारी बनारस से आई हैं। साहब ऐसी बात नहीं है, हम मालवा का, और मालवा का आदमी वो होता है जो पूरी तरीके से मस्ती में रहे। और कौन होता है? मैं पूरा 24 कैरेट का मालवा का आदमी। और 24 कैरेट का मालवा का व्यक्ति कौन होता है? जो सुबह सुबह उठने के बाद में मंजन बाद में करता है, पहले ये देखता है कि पोए जलेबी कहां फंसे हैं। ये मालवा का व्यक्ति है साहब। और चाहे दाल खाए, बाटी खाए, कुछ भी खाए, लेकिन सेव उसको चाहिए। पोए खाएगा तो सेव, रोटी खाएगा राजेश भैया तो सेव, यहां तक कि सेव खानी है तो भी सेव। तालियां कमजोर है। अभी कुलदीप रंगीला को वो तालियां नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। क्योंकि साहब हम यहाँ पर खड़े हैं, जिस मंच पे खड़े हैं, पावन पुनीत मंच है। मैं 4 पंक्ति पहुंचाना चाहता हूं आदरणीय दुले सिंह जी सिकरवार जी को। वैसे तो कहने को देश में कलमकार कई हैं, वैसे तो कहने को देश में कलमकार कही है, पर सवैया आप तक पहुंचा है ऐसे सिकरवार नहीं है। सवैया आप तक पहुंचा है। बहुत कुछ चल रहा है। अब वो सीमा हैदर आ गई। दिक्कत ये नहीं है, वो आई तो 4 बच्चे साथ में लेकर आई। हमारे हम देश में आबादी में नंबर 1 हो गए, ऐसे ही नहीं होगा राजेश भैया। वो 4 लेके आई ने, वो अंजू गई तो 2 छोड़ के गई। अब मेहनत हो नहीं रही है, बच्चे फोकट में ही बढ़ रहे हैं। अब हम आबादी में नंबर 1 नहीं होंगे तो क्या होंगे? लेकिन मैं कहना चाहता हूं साहब, अब वो हैदरबा अलग दुखी ने, वो मीडिया वाले पहुंच गए हैदरबा के पास। आपकी बीवी भाग गई, आपको कैसा लग रहा है? अरे वो बेचारा 80,000 रुपए महीने कमाता था, ये पहले ही दुखी है, उसकी लुगाई भाग गई ने, तुम उसके मुंह में माइक घुसा के पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? लेकिन मैं कहना चाहता हूं साहब, क्या परिवार को वक्त दो कि ताज देना चाहिए न तख्त देना चाहिए। ताज देना चाहिए। वो 80,000 वहां कमाता था, यहाँ 80,000 खर्चा करती थी, हमारे देश में आ गई। 4 पंक्ति पहुंचाता हूं। नरेंद्र अटल जी देश के बड़े कवि हमारे बीच में विराजमान है।
आदरणीय मेरे बड़े भाई दिनेश दिग्गज जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, शुद्ध साहित्यिक संचालन कर रहे हैं। मैं पंक्ति पहुंचाता हूं कि न ताज देना चाहिए, न तख्त देना चाहिए, न ताज देना चाहिए, न तख्त देना चाहिए, थोड़ा सा अपने जिगर का रक्त देना चाहिए। और कुछ नहीं होगा बीवी बच्चों को छोड़कर विदेश जाने से। अगर चाहते हो सुरक्षा तो परिवार को थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्या बात है? चाहते हो सुरक्षा, अच्छी बात है, अच्छी बात है साहब हम कहीं से भी निकाल लेते हैं हमारा मामला, क्योंकि हम मालवा के लोग। और मालवा की विशेषता क्या होती है कि यहाँ किसी से भी पूछ लो दीदी क्यों रे कहां से आ रही है, यहीं से। कहां जा रही है, यहीं। यहाँ क्यों खड़ा है, यूं ही। ये मतलब हमारे पास उद्देश्य नहीं। और इतनी मीठी बोली है, हम जिस महाकाल की नगरी में रहते हैं साहब, इतनी मीठी बोली है कि अगर हमको किसी से कोई वस्तु मांगनी, उसको हिंदी में जवाब देना तो वो कहेगा हाँ या ना, अंग्रेजी में मना करना तो वो कहेगा नो। लेकिन इस बोली में अगर मना करना है तो हमको हाँ या ना, यस या नो कहने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ इतनी शॉर्टकट अपनानी पड़ेगी। मनीष भैया इतने में अगले की पूरी फाइल निपट गई। और हर देश अपने आप को बड़ा कहता, अब एक एक व्यक्ति की मुझ तक तालियां आनी चाहिए। हर देश अपने आप को बड़ा कहता है। वो अमेरिका कहता है कि हम बड़े हैं, जापान कहता है हम बड़े हैं, चीन कहता है हम बड़े हैं, पाकिस्तान जैसा 2 करोड़ का देश कहता है कि हम बड़े हैं। पर कुलदीप रंगीला इस पावन माटी पे, पावन मंच पे खड़े होकर के एक बात की घोषणा करता है कि अमेरिका तो ठीक है, जापान तो ठीक है, चीन तो ठीक है, पाकिस्तान तो ठीक है। दोस्तों, विश्व की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे मालवा के इसको लिख के बता दे। और विशेषता यह होती कि समझ हर कोई जाता है। जब हम बैलगाड़ी चलाते हैं भाई साहब, सागर जी, जब हम बैलगाड़ी चलाते हैं तो हम बैलों से ये थोड़ी बोलते हैं आगे बढ़ आगे, इतने में आगे। इतनी मीठी भाषा कहीं देखने को नहीं मिलती। अभी पिछले दिनों मेरे को धार कवि सम्मेलन से जाना, अब मैं देवास से बैठा, बस ने मेरे को सरवटे उतारा। बहुत अच्छा आइटम है। और धार की बस भाई साहब गंगवाल से मिलती है। मैं मैजिक में बैठा, मेरे सामने एक आदमी काला, महाकाला, अति काला, घनघोर काला, उसका काला रूप बड़ा ही दोहरा लगे, यहां तक कि उसके सामने ये कुलदीप रंगीला भी गोरा लगे। मैंने उससे प्रेम से पूछ लिया, मैंने कहा आपका नाम? बोला भेरू। मैंने कहा बड़ा प्यारा नाम है। बोला प्यारा है तो आप रख लो, मैं कोई दूसरा रख लूंगा। मैजिक आगे बढ़ा, ताली ढंग से बजा तो अपन आगे बढ़ा, नहीं तो 5 मिनट में बैठ जाऊंगा। अरे बहुत अच्छे यार। मैजिक आगे बढ़ा, जिज्ञासा पैदा हुई, आनंद लेना मालवा की मस्ती का। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा पिताजी का नाम? बोला काल भैरू। अपन टेंशन में। मैजिक और आगे बढ़ा, और जिज्ञासा पैदा हुई, मैंने तीसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा दादाजी का नाम? बोला पताल भैरू। मैंने कहा उज्जैन की पूरी फैमिली इंदौर में विराजमान। लेकिन उसका अगला जवाब आप तक पहुंच जाए तो इस मिट्टी के सम्मान में बड़ी तालियां पहुंचा देना। मैंने कहा देवता मैं तेरे को प्रणाम करता हूं, तू भेरू, पिताजी काल भेरू, दादाजी पताल भेरू, मेरे बाप ये बता के जा कहां रहा है? बोला लाबरिया भेरू। ये आनंद होते हैं हमारे मालवा के। एक और उसके पास बैठा, मैंने कहा इसको छोड़ो, इसको पकड़ो। मैंने कहा तेरा नाम? बोला राम। मैंने कहा पिताजी? बोला सीताराम। मैंने कहा दादाजी? बोला परशुराम। मैंने कहा तू कहां जाएगा? बोले चोहित राम। तालियां कमजोर है आपकी। हम मस्ती में जीने वाले लोग हैं साहब। और 2 साल हमने जो पीड़ाएं झेली है कोरोना में, आप जानते हैं आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन कोरोना काल ने हमें सिखा दिया कि हम रोटी के बिना रह सकते हैं, कपड़े के बिना रह सकते हैं, मकान के बिना रह सकते हैं मेरे दोस्त, मगर आदमी नहीं रह सकता है तो आदमी आदमी के बिना नहीं रह सकता है। ये इन 2 सालों में हमने पीड़ाएं झेली है। जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, राजेश भैया, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। मैं तो टेंशन में था कि ऐसा ना हो कि आने वाली संतान हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। और इस कोरोना काल में जो सेवाएं हमारी 2 लोगों ने की, एक तो हमारे देश के डॉक्टर और एक ही जो पीछे पुलिस के जवान बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सदन इनके लिए जोरदार तालियां बजाए। साहब आपकी सेवाओं को नमन करता हूं। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर हमसे पूछता था
पहला डोज दाईं तरफ लगा है कि बाईं तरफ? ये कभी नहीं पूछते। अभी तक टेटू लेके घूम रहा हूं साहब। बहुत हमने पीड़ाएं झेली है, लेकिन एक बड़ी बात आपके धर्मेंद्र धर्मेंद्र भैया प्रणाम करता हूं आपको साहब। अब आपकी तालियां मंच तक पहुंचे, कुलदीप रंगीला खूब ठा के लगा सकता, क्योंकि हम तो पीड़ाओं को भोगने वाले लोग हैं। हालत ये हो गई है हमारे देश में। आज से जब 15 वर्ष पहले मैंने कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी, मैं बताना चाहता हूं कि पहला कवि सम्मेलन अगर मैंने कहीं पढ़ा था तो इसी उज्जैन की पावन माटी पे पढ़ा था। आज हम बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जाते हैं, हमें 40,000, 50,000, 1 लाख तक के लिफाफे मिलते हैं, लेकिन 15 वर्ष पहले उस कवि सम्मेलन में इस कुलदीप रंगीला को मात्र 51 रुपए का एक लिफाफा मिला था। पर मैं आपकी कसम खा के बोलता हूं कि उस 51 रुपए की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। और जिस वक्त वो लिफाफा भाई साहब, जिस वक्त वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय संकल्प लिया, उसी समय कसम खाई कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। फिर टेंशन में आ गए भाई। हास्य कवि को सुन लो, हमारे देश के कवि कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है बैरागी जी जैसे जबरदस्ती जिंदा है। और आधे कवि देश में इसलिए जिंदा है क्योंकि यूपी में डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी जिंदा है। हम आनंद में जीने वाले लोग हैं साहब। ये टिप्पणी मंच के लिए, इसलिए मंच के लोग ज्यादा गदगद हो रहे हैं। आप हालांकि इनको देख के भी हंस सकते हो साहब। एक कवि सम्मेलन में चले गए हम, दानपुर राजस्थान, आयोजक का नाम प्रेमनाथ तिवारी। अरे वाह। अब वो तिवारी जी ने थोड़ी सी लगा ली, मंच पे आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। तो सारे कवि टेंशन में, पेमेंट खतरे में फंसा। अब पेमेंट चाहिए तो देश की बात छोड़ो, समाज की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, और धर्मेंद्र भैया वो तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। और वीर रस के कवि को खड़ा करा तो उसने वीर रस की कविता में तिवारी जी को फंसा दिया। अब वो शुरू हुआ कि देखना ये सब का ही बाप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप बनेगा, तिवारी का बेटा तो पेमेंट खतरे में। कवियत्री का नंबर आया तो उसने अपनी गजल में कहीं तिवारी जी को फंसाया कि देखना ये कोई उड़ती चील बनेगा, तिवारी का बेटा तो वकील बनेगा, तिवारी का बेटा तो। राजेश भैया 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में आ गए। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी आप तक पहुंचाता हूं। स्वामी मुस्कुराकर जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। सीधा सीधा 2 4 का हिसाब बात आप तक पहुंचे तो आपकी बड़ी तालियां मंच तक पहुंचे। के घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा, एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह। बहुत बढ़िया। ये आनंद है साहब। हमको क्या, मैं वैसे तो राजपूत हूँ लेकिन ब्राह्मणों के साथ में खूब रहा हूँ। मेरे को क्या है, शादी ब्याह के भी मंत्र आते हैं, मौत मैयत के भी आते हैं, बस ये पता नहीं होता कि कौन सा कहाँ बोलना है। इसी गोत्र का एक और छंद आप तक पहुंचा था, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं उनसे एक अनुरोध है कि घर जाकर के उनको भेज दें जो अभी तक घर पे थे। बहुत अच्छे।
कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला नबीन रख दीजिए। एक वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े कि इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नबीन, दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। बहुत अच्छे। और विवेक जी, हम जिस जगह रहते हैं हर जगह मंदिरों में एक वाक्य लिखा होता है, जिस पे लिखा होता है कि इस धरती पर आदमी अकेला आता और अकेला जाता है। मैंने गीता के इस श्लोक का थोड़ा सा विरोध किया है। मैंने कहा यह सत्य है कि आदमी आता अकेला है, परंतु आदमी अपने साथ क्या लेके जाता, धर्मेंद्र भैया पहुंचाता हूं आप। स्वागत स्वागत। कि बूढ़ा हो जवान हो गरीब धनवान हो, कि सबको एक दिन अपने संग का लेके जाता है। वो गाड़ियों में घूमता था, बंगलों में रहता था, पर संग में न कोई कुछ माल लेके जाता है। तो अकेले ही आए थे हम और अकेले ही जाना हमें, विद्वानों का कहाँ ये ख्याल लेके जाता है। पर कहे कुलदीप ना अकेला कोई जाता वहाँ, 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है। 10-12 तालियां कमजोर है आपकी साहब। शुद्ध लिखता हूँ, सात्विक लिखता हूँ। निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं सब राष्ट्रभक्त के लोग हैं। और एक बात, एक टिप्पणी आपके बीच में कर देना चाहता हूँ कि 350 करोड़ में एक फिल्म बनती है, देशद्रोही मिलके उस फिल्म का निर्माण करते हैं, जिसका नाम होता है लाल सिंह चड्ढा। साहब, हम अगर चाहते तो उस फिल्म को सुपरहिट बना सकते थे, लेकिन इस मोबाइल का हमने पहली बार सदुपयोग करा और यह अभियान चलाया कि जहां पर देशद्रोही एक फिल्म आती है, आदि पुरुष, आप जानते हैं 500 करोड़ में बनी। वो फिल्म भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाती राजेश भैया जितने लोग आज यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित हैं। वाह। क्योंकि साहब हम जागृत हो गए हैं। कोरोना की बात करी थी हमने, कई सपनों को खोया, कई अपनों को खोया, ये सच्ची बात है। लेकिन कोरोना की एक सबसे बड़ी उपलब्धि आपके बीच में गिनाता हूं और बात आप तक पहुंच जाए तो एक बड़ी तालियों की अपेक्षा आपसे रखता हूं कि ये सच है कि कोरोना में हमने बहुतों को खोया है, कई सपनों को खोया है, कई अपनों को खोया है भाई साहब। लेकिन कोरोना की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे भगवान श्री राम जो तिरपाल में थे वो अब मंदिर में आ गए हैं। ये परिवर्तन हुआ है मनीष भैया हमारे देश में। हमने जो भी देशद्रोही होते हैं उनको बाइकआउट करते हैं। पूरे बॉलीवुड का हमने बाइकआउट कर दिया। पहले क्या फिल्में आया करती थी आपके जमाने में, फिल्मों के नाम क्या हुआ करते थे, जय संतोषी माँ, नदिया के पार। और आजकल फिल्में आती हैं, नाम होता है टॉयलेट। मतलब इंटरवल में भी आदमी वही देख रहा है। क्या गीत हुआ करते थे पहले, गीतों के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। जब दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठते, तोरण मारने जाते तो बैंड वाला गीत बजाया करता था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी हमारे यहाँ इंदौर में एक बारात निकल रही और बैंड वाला गीत बजा रहा, तुझे दूल्हा किसने बनाया रे भूतनी के, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया रे भूतनी के। ये हालत है। माताएं बहनें बैठिए। दीदी मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने एक गीत ऐसा दिया है जिस गीत को सुन के हमारी आंखें नम हो जाती विदाई के टाइम पे। और वो गीत आप जानते हैं कौन सा गीत था? वो गीत था कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। ये गीत होते थे। क्या बात है। अनिल जी, अभी हमारे यहाँ देवास में एक बेटी की विदाई हो रही, बाहर कार खड़ी जिसपे गुलाब के फूल चिपके और विदाई के टाइम पे बैंड वाला शुरू हो गया और गीत कौन सा फंसाया? अभी आएगी हंसना, अभी नहीं हंसना। इधर विदाई ने इधर गीत चालू के देख 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 तू यहां वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। इधर दुल्हन विदा ने उधर गीत चालू के गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये हालत हो गई है गीतों की। साहब कहां से चले थे कहां तक आ गए हम। हम गीतों के माध्यम से बात कर लिया करते थे। आज कवि सम्मेलन में लिए मेरे को निकलना था, लगातार 10 दिन से मैं कवि सम्मेलन में था। मैंने सोचा कि निकलने के पहले थोड़ा श्रृंगार कर लो। अब अपन बाथरूम सिंगर हैं।
अंदर गया, दरवाजा लगाया, साबुन घिस घिस के नहाते नहाते एक गीत मैंने बाथरूम के अंदर फंसाया कि पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, गोरा बदन हाय गोरा बदन। तो बाहर झाड़ू लगाते लगाते मेरी धर्म पत्नी शुरू हो गई, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, तालियां कमजोर है। ये हालत हो गई है साहब। हमने गीतों को छोड़ दिया, हम धुन के पीछे भग रहे हैं। पिछले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत जिसको हमने जो है, और एक भी व्यक्ति आप में से खड़ा होकर मेरे को अगर उस गीत का अर्थ बता दे तो इस मंच पे घोषणा करता हूं कि मेरा आज का लिफाफा मैं उसको दे दूंगा। बिल्कुल सत्य घोषणा। क्या बात है। और गीत कौन सा? पायर तू डाहा तिरवाड़ा जाके सिटी बोले गोले चौन, दिए बदन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पदन। ये हालत है साहब, कहां से चले थे? इस बॉलीवुड ने हमारे संस्कारों को बदल कर रख दिया, और इसका ही परिणाम है कि दिल्ली में एक बेटी के 35 टुकड़े हो गए क्योंकि हमारे संस्कारों का पतन हुआ है। तब दो पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि चाहे आप कैंडल मार्च निकाल लो, चाहे कितने ही मौन व्रत रख लो, लेकिन साहब हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। तब पंक्ति आप तक पहुंचे तो दोनों हाथों को हवा में लहराकर अपने इस बेटे को आशीर्वाद देना कि गली गली में उस श्रद्धा के नाम के दुखड़े ना होते, गली गली में उस श्रद्धा के नाम के दुखड़े ना होते, और 36 गुण अपना लेती तो 35 टुकड़े ना होते। 36 गुण अपना लेती, क्या कहना है कुलदीप? वाह, टुकड़े ना होते हैं। संस्कार बदल के लग दिए धर्मेंद्र भैया इस बॉलीवुड ने, इन सीरियलों ने। माता बहने बैठी है, आप एकता कपूर के सीरियल देखती हो और आपको मालूम है एकता कपूर के सीरियल कौन से होते हैं जिसको देखने के बाद में घर की एकता कपूर की तरह उड़ जाए। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि ये देखती क्या है। सीरियल देखो, इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता उसके साथ, उसका इसके साथ नहीं, इसका फिर इसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। तेरी ताली कमजोर है। तेरी हमने कुलदीप, हमने बाइकआउट कर दिया बॉलीवुड का। हम साउथ फिल्मों की तरफ चल उठे कि पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला, और पूरी फिल्म में झुक के ही चल रहा है। लेकिन साहब फिर एक बड़ी बात कुलदीप रंगीला आप तक पहुंचाता है, और बड़ी ताली आपकी देखना चाहता है कि पुष्पा राज झुके न झुके, ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सत्य है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं होता है, लेकिन साहब अगर झुकने से हमारे रिश्तों में मजबूती आती है तो फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है, फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है। और विदा करना कुलदीप रंगीला को कि कुलदीप रंगीला झुकेगा, उसके आगे झुकेगा जिसके मन में सच्चाई है, उसके आगे झुकेगा जिसने इस मिट्टी के लिए अपनी जान गंवाई है, उसके आगे झुकेगा जिसके मस्तिष्क में उसके पिता और उसकी माई है, और उसके आगे झुकेगा साहब जिसने हिंदुस्तान में फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई है। एक बार जोरदार तालियां भाई कुलदीप रंगीला के लिए, उसने आपके चेतना के द्वार पर दस्तक। कुलदीप बहुत सारी बधाइयां, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। निश्चित रूप से आज का आयोजन सवैया सम्राट दुल्हे सिंह सिकरवार जी को समर्पित उनके स्मरण प्रसंग का है। देश के बड़े गीतकार जो इस समय भारतवर्ष से बाहर जाकर भी अपने गीत का परचम फहरा रहे से आदरणीय डॉक्टर मोहन बैरागी जी हमारे बीच है, मैं उनकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं। मैं उन्हें दावत देना चाहता हूं। आदरणीय राजेश भैया बैठे हुए हैं, शर्मा जी बैठे हुए हैं, वकील साहब जैन साहब बैठे हुए हैं, उनका भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं उन्हें आमंत्रण देना चाहता हूं जिनको सुनना अनुभव है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अग्रिम पंक्ति में जो महानुभाव बैठे हुए, आदरणीय कैलाश जी बैठे हैं, आदरणीय उल्लास जी बैठे हैं, राजेश भैया बैठे हुए हैं। आज से लगभग 6 वर्ष पहले वे बालाघाट में संगठन मंत्री रहे, उसके बाद पूर्णकालिक होने के बाद आजकल पूरा समय संगठन को दे रहे हैं। उन्हें मैं आमंत्रण देता हूं। मैं 4 पंक्तियां उनकी अगवानी में पढ़ता हूं। भाई नरेंद्र अटल जो मां रेवा के तट से आते हैं, महेश्वर से आते हैं, कि सूरज से 2 किरणें मांगी देने से इनकार कर दिया। वहां से बात शुरू करते करते मैं 4 पंक्तियां उनकी अगवानी में पढ़ देता हूं कि मुस्कुराए जो तिमिर की धमकियों के सामने। चूंकि आदरणीय दुल्हे सिंह सिकरवार जी की स्मृति का मंच है, तो मेरा भी यह मानना है कि संचालन करते वक्त मैं उन पंक्तियों का ध्यान रखूं जो उस स्तर की हो। तब कहने की कोशिश करता हूं कि मुस्कुराए जो तिमिर की धमकियों के सामने,
आंधियों ने सिर झुकाया उन दियों के सामने, मुस्कुराए जो तिमिर की धमकियों के सामने। अगली दो पंक्तियां आपको लगे कि गीत की सार्थकता, राष्ट्र की वंदना की सार्थकता कैसी होनी चाहिए कि मुस्कुराए जो तिमिर की धमकियों के सामने, आंधियों ने सिर झुकाया उन दियों के सामने, और आज हमने फिर समंदर को निरुत्तर कर दिया, एक आंसू रख दिया 100 मोतियों के सामने, एक आंसू रख दिया 100 मोतियों के सामने। तो मैं इन पंक्तियों के साथ दावत देना चाहता हूं नरेंद्र अटल जी को कि जितने चाहे धर्म बदल दो पर ईमान नहीं बदलेगा। जितने चाहे, कैलाश भैया, जितने चाहे धर्म बदल दो पर ईमान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। अरे हम बदले या तुम बदलो, ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। जोरदार तालियां भाई नरेंद्र अटल। स्वागत। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। इसकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, 2-1 को डाल दीजिए, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाइए, और ये जो आपके रिटर्न है इसकी आवाज़ बढ़ाइए ना, बहुत कम है, मतलब हमें सुना ही नहीं दे रही मंच पे। हेलो, थोड़ा बढ़ाइए और बढ़ाइए, थोड़ा सा और, धन्यवाद। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। देवादिदेव महादेव श्री महाकाल के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ अवंतिका के चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वागत। आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर आदरणीय स्वर्गीय दुले सिंह जी की स्मृति में रखा गया है। स्वागत। मैं संरक्षक मंडल, आयोजक मंडल, परिवार के सारे सदस्यों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। जैसा कि मंच पर आप देख रहे हैं कि हम विद्यार्थी के रूप में हैं, आदरणीय भाई साहब का सम्मान हुआ, कलम का सम्मान हुआ, मैं उन्हें श्रद्धेय को बधाई प्रेषित करता हूं। मंच पर हम सब विद्यार्थी हैं और उज्जैन की धरा के 2 महाविद्यालय मंच पर बैठे हैं।